किसमें पढ़ रहे हैं हम? दोनों नहीं डालेंगे यार, एक ही डालेंगे, एक कल चलेगी, है ना, एक दिन में एक ही क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो पहले। जब गुप्त काल का पतन हो रहा है, यानी स्कंदगुप्त के बाद जो आ रहे हैं गुप्त शासक, वो कैसे हैं? वो कमजोर हैं। इस कमजोरी का फायदा भारत की भूमि पर कई सारे राजवंश उठाएंगे और अपनी नई स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में मालवा में एक नया राजवंश स्थापित हो रहा है जिसे हम यशोवर्मन के नाम से जानते हैं। कन्नौज में मौखरी राजवंश, इसी तरह से बंगाल में एक गौड़ वंश है शशांक वाला, फिर वल्लभी में मैत्रक वंश। यानी गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कई छोटी छोटी सत्ताओं ने क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। तो ये है हरियाणा, है ना। हरियाणा में कौन सा राजवंश है? वर्धन वंश, जिसका संस्थापक नरवर्धन। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पहला वंश कौन सा है? ये कहाँ स्थापित है? हरियाणा में। एक दूसरा राजवंश ये यूपी में एक कन्नौज। यहां कन्नौज में कौन सा वंश है? जिसके संस्थापक हरिवर्मा। गुड। साथ ही साथ एक बंगाल में वंश है, बंगाल का गौड़ वंश, और इसका शासक शशांक। ठीक, ये कब की बात हो रही है? ये गुप्त काल के पतन के बाद की बात हो रही है। ये गुजरात यानी वल्लभी में कौन सा वंश है? मैत्रक वंश। इसके संस्थापक भट्टार्क। गुड। ये है असम, है ना। असम में कामरूप शासक स्थापित हो रखे हैं। यानी गुप्त काल की धरती पर कई सारे छोटे छोटे राजवंश स्थापित हुए। क्या ये अखिल भारतीय साम्राज्य है? तो ये क्या आपस में लड़ेंगे? आपस में लड़ेंगे। अच्छा, एक और है यहां पर, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड। एक बार देखो सही से मैप, लोकेशन ध्यान रखोगे। हरियाणा में देख लो एक बार सही से। हरियाणा में वर्धन वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, ये यूपी के कन्नौज में मौखरी वंश, बंगाल में गौड़ वंश, आसाम में कामरूप, और आंध्र या गुजरात के नीचे वाले हिस्से में और आंध्र, यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड, जिसे किस वंश जानते हैं? चालुक्य वंश। ये याद रखोगे, ठीक है। हमने कन्नौज का मौखरी वंश पढ़ लिया। इसके अंतिम शासक कौन है? ये ग्रहवर्मा वाला याद आ रहा है? ग्रहवर्मा कौन है? ये ग्रहवर्मा यानी हरिवर्मा मौखरी वंश का एक अन्य शासक ग्रहवर्मा भी है। इस ग्रहवर्मा की शादी प्रभाकर वर्धन की पुत्री से होगी। यानी इन दोनों के बीच, यानी वर्धन वंश और मौखरी वंश के बीच वैवाहिक संबंध होंगे। हमने वल्लभी पढ़ा, कन्नौज पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। ये मैप बना लो जल्दी से, जिसने नहीं बनाया बना लो, वेट कर लेंगे 2 मिनट, इसको बना लो। क्या वीडियो बनाओगे क्या? बहुत बढ़िया, लो बना।
तुम क्यों नहीं बना रहे हो? फोटो खींच ली तुमने, फिर चलो बना लेना। मैप से थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि हाँ कौन सा वंश कहाँ पर है ना। राइटिंग समझ में आ रही है? मौखरी 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 वंश। आज खत्म करना है इसको, वर्धन वंश, ठीक है। कल से पढ़ेंगे क्या? कल गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया जाएगा। बना लिया आपने? जल्दी बनाओ यार, ए भगवान। वल्लभी, वल्लभी गुजरात, मैत्रेक वंश। इसके संस्थापक भट्टारक हैं और सबसे अंतिम शासक वल्लभी का है, बताओ। सुब्रू, याद आया? सुब्रू लिखाया था। वर्धन वंश की कहानी याद रखोगे तो फिर याद रहेगा, फिर नहीं भूलोगे उसके बाद। मेरा मैप टेढ़ा लग रहा है ना? मैप टेढ़ा लग रहा है ना? हट जाए, लो। बस हो गया, टाइम इज ओवर, बाद में देखना। इसके संस्थापक कौन है? नरवर्धन। नरवर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद राज्यवर्धन फर्स्ट, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन सेकंड, और उसके बाद हर्षवर्धन। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। यहां से हम वर्धन वंश को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद राज्यवर्धन पढ़ेंगे और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है, तो पढ़ के टाइम वेस्ट करना है तो बताओ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से आए प्रभाकर वर्धन से। किताबों में भी तीनों राजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी कमेंट्री पीछे चल रही, क्या चल रही बताओ हमको। इसमें कुछ नहीं मिला? किसके इतिहास में? बताओ। हाँ हाँ हाँ, अब प्रभाकर वर्धन के बाद देखो, इसकी पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। प्रभाकर वर्धन शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और 590 में इसी प्रभाकर वर्धन और यशोमती से वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा पैदा होगा। ठीक है, हाँ, प्रभाकर वर्धन के कितने लड़के? 2 पुत्र 1 पुत्री, जिसमें से हर्षवर्धन छोटा है और बड़ा लड़का राज्यवर्धन सेकंड है। और इसकी एक बिटिया भी है जिसका नाम राजश्री है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कहाँ स्थित है? हरियाणा। राजधानी क्या होगी? थानेश्वर। ठीक, राजधानी थानेश्वर। कहाँ पर है? हरियाणा। बात मत करो यार। ठीक है, अब सुनो, 604 का समय आता है।
कौन सा समय? 604 AD। ये 604 का समय जब आया तो प्रभाकर वर्धन जो कहाँ स्थित है? हरियाणा। यहाँ पर प्रभाकर वर्धन अपने थानेश्वर से शासन संभाल रहा है, ठीक है, जिसका राज विस्तार कहाँ से है? पूरा हरियाणा हो गया और यूपी हो गया और मगध तक भी इसका साम्राज्य था। यानी वर्धन वंश का जो साम्राज्य है वो हरियाणा का है, यूपी का, यूपी से आगे बिहार का मगध भी इसमें शामिल है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां पर कौन है? वल्लभी है। मालवा ये है एमपी। यहां पर कौन है मालवा वंश के? यशोवर्मन। लेकिन जब प्रभाकर वर्धन है तब मालवा में एक शासक है जिसका नाम देवगुप्त है। समझना मेरी बात। प्रभाकर वर्धन यहां पर है, मालवा, देवगुप्त यहां पे शासन कर रहा है और इसके बंगाल में शशांक शामिल है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बिटिया का विवाह कराया किससे? कन्नौज के मौखरी वंश से। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक तो बोर्ड हमें लग रहा छोटा है क्या? जो भी हमसे बन नहीं रहा यार इस समय आज। नहीं बन रहा। चलो ये है क्या? वर्धन वंश। यानी यहां पर प्रभाकर वर्धन शासन कर रहा है, ठीक है। ये वल्लभी है, मैत्रक वंश। ये कन्नौज, जो पॉइंट है कन्नौज है, ठीक है। यहां पर शासन है मौखरी वंश का और मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन यहां का शासक है, ठीक है। और ये है बंगाल, बंगाल में शशांक गौड़ वंश का शासक है ना। और ये मालवा, मालवा में इस समय देवगुप्त है। अब प्रभाकर वर्धन ने अपनी बिटिया का विवाह करा दिया ग्रहवर्मा से, यानी ग्रहवर्मा और राजश्री का विवाह हो गया। यानी ये ससुर और ये लड़का दामाद, इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। यानी दोनों कैसे हो गए? दोनों की स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। अगर मौखरी वंश पर अटैक होगा तो प्रभाकर वर्धन करेगा और प्रभाकर वर्धन पर अटैक होगा तो मौखरी वंश का शासक सहायता करेगा। ये गठबंधन इस व्यक्ति को पसंद नहीं आया। इसे लगा कि इनकी शक्ति मजबूत होगी तो नेक्स्ट अटैक दोनों मिलकर किसके ऊपर कर देंगे और मालवा को वर्धन वंश के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। ऐसे में इस भाई ने, देवगुप्त ने किसकी तरफ शकल देखी? शशांक। यानी शशांक और देवगुप्त ने क्या किया? समझौता कर लिया। किसके खिलाफ? प्रभाकर वर्धन के खिलाफ। और प्रभाकर वर्धन के खिलाफ अटैक कर दिया। समझ गए? जैसे अटैक हुआ प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई। हो गई। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? क्योंकि ज्येष्ठाधिकार का नियम अभी भी लागू है, यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 में हो गई और गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राजवर्धन सेकंड। जब ये गद्दी पर बैठा तो स्थिति सामान्य नहीं थी। देवगुप्त को राजवर्धन ने मार दिया। किसको मार दिया? यानी अपने बाप का बदला राजवर्धन ने देवगुप्त से ले लिया, युद्ध में मार दिया। अब बचा कौन? शशांक। शशांक ने अटैक किया किस पर? राज्यवर्धन पर, और राज्यवर्धन को भी मौत के घाट। नहीं समझे मेरी बात? पक्का? इधर जैसे ये सब चीजें हो रही हैं, शशांक ने देवगुप्त के साथ मिलकर ग्रहवर्मा को भी मार दिया। फिर से समझो क्या हुआ। प्रभाकर वर्धन है,
प्रभाकर वर्धन ने अपनी बिटिया का विवाह किससे करा दिया? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। क्या इनकी स्थिति मजबूत हुई? जैसे इनकी स्थिति मजबूत हुई, क्या हुआ? देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर इनके खिलाफ क्या कर दिया? अटैक कर दिया और प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई। जैसे प्रभाकर वर्धन की मौत हुई, गद्दी पर कौन बैठा? राज्यवर्धन सेकंड। जैसे गद्दी बैठा, प्रभाकर वर्धन हार गया। अब ये दोनों गठबंधन बना हुआ है ना, है कि नहीं? किसके खिलाफ था? यानी अपने एक दुश्मन को गद्दी से अटैक कहां करेंगे अब ये? यानी दूसरा अटैक देवगुप्त और शशांक की सेना ने किस पर किया? और ग्रहवर्मा को भी मार दिया। यानी राज्यवर्धन के पापा भी मर गए और राज्यवर्धन का जीजा भी मर गया। इसकी बीवी का नाम क्या है? राजश्री। और राजश्री को देवगुप्त मालवा में ले जाकर क्या कर देगा? बंदी बना लेगा। आई बात समझ में? पक्का? जैसे ही बंदी बनी राजश्री, किसका खून खोलेगा? राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन चढ़ाई करेगा किसके ऊपर? देवगुप्त, और इसको मार देगा। मार दिया। यानी पहले प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई, उसके बाद ग्रहवर्मा की डेथ हुई। ग्रहवर्मा की बीवी को अरेस्ट कर लिया। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त को भी मार दिया। अब जैसे देवगुप्त को मारा, शशांक चिढ़ेगा और शशांक किसको मार देगा? नहीं समझे? और जैसे ही राज्यवर्धन को मारेगा, देवगुप्त पहले मर चुका है और ग्रहवर्मा की बीवी यहाँ पे बंदी है। जैसे ही देवगुप्त मरेगा, राजश्री बाहर निकल जाएंगी, भाग जाएंगी। कहाँ से? अपनी कैद से। कहानी समझ रहे हो? पक्का? कौन कौन मर गया फिर से सुनो। प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई। इसके बाद इन्हीं दोनों ने, शशांक और देवगुप्त ने, ग्रहवर्मा को भी मौत के घाट उतार दिया और राजश्री को अरेस्ट कर लिया। लेकिन राज्यवर्धन को बदला लेना है, तो राज्यवर्धन बदला लेते हुए किसको मार देगा? जैसे ही देवगुप्त की हत्या होगी, राजश्री मौका पाते ही बंदी से निकल जाएंगी। देवगुप्त मर गया, बच गई, वो भाग गई। कहाँ पे? विंध्य के पर्वतों में, है ना? लेकिन शशांक इस समय एक्टिव है और शशांक किसको मार देगा? और जैसे ही राज्यवर्धन की डेथ होगी, गद्दी पे कौन बैठेगा? किसको? हाँ, राज्यवर्धन मर गया तभी तो गद्दी बैठेगा। ठीक? पक्का? अब ये गद्दी पे बैठे और स्थान की राजधानी कौन सी है? राजधानी परिवर्तन किसने किया? हर्षवर्धन ने। और कहाँ कर दिया? कन्नौज। कहानी फिर से सुनो। जैसे ही राजश्री कैद से छूटी, इन्होंने अपने आप को सती करने का ठान लिया। ठीक? बंदी बनी थी, बंदी से निकली और किधर निकली? विंध्य पर्वतों पर जाकर ये खुद को सती करना चाहती थी। जैसे ही राजश्री कैद से बाहर निकली, हर्षवर्धन के ममेरे भाई, नाम क्या है? भंडी ने हर्षवर्धन को बताया कि राजश्री कैद से छूट चुकी हैं और सती होने के लिए विंध्य के पर्वतों में जा रही हैं, तो जाओ और उनको बचा लो। जैसे ही भंडी ने बताया, विंध्य पर्वत पहुंचने के बाद राजश्री को सबसे पहले किसने देखा? दिवाकर मित्र। ये कौन है? ये बौद्ध भिक्षु है। और बौद्ध भिक्षु भी वही बोलेगा जो भंडी ने हर्षवर्धन को बोला था। क्या बोला? कि जाओ राजश्री को बचा लो, नहीं तो वो सतीत्व प्राप्त कर लेंगी। विंध्य पर्वत पहुंचते ही हर्षवर्धन की मुलाकात राजश्री से हुई और राजश्री को हर्षवर्धन मनाने में सफल हो गया और राजश्री ने सतीत्व का जो प्रण लिया था वो छोड़ दिया। ऐसे में हर्षवर्धन ने कहा कि बहन चलो मेरे साथ। कहाँ? थानेश्वर। वहां पर चल के साथ में शासन करेंगे। लेकिन राजश्री ने कहा कि शादी के बाद वो मेरा घर
नहीं बचा, कन्नौज ही मेरा घर है। उसके बाद हर्षवर्धन ने अपने भाई प्रेम को दिखाते हुए पूरी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर ली, थानेश्वर ट्रांसफर करके कन्नौज को बना लिया। और इस कन्नौज में भाई बहन दोनों मिलकर शासन करने लगे। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? श्योर? चलो, तो अब आ गए कौन? 605 से 647। ठीक, ये कल की क्लास थोड़ा रिपीट कर दे रहा है ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। किसका काल है ये? हर्षवर्धन के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के, साहित्यिक स्रोत में अभी बताएंगे, और विदेशी स्रोत में कौन बचा? अहिंसा। क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ये चाइना का यात्री है जो भारत आएगा और पूरे हर्षवर्धन के इतिहास को अपने ग्रंथ सीयूकी में लिखकर चला जाएगा। तो सीयूकी ग्रंथ किसका है? हुएन के सीयूकी से किस वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है? आगे बात सुनिए। अब एक एक करके स्रोत हम लोग देखें कहां से क्या जानकारी मिल रही है। पहला, क्या हुआ? बात मत करो यार। अभिलेखी स्रोत, तो कितने अभिलेख बताए थे हमने? एक बताए थे, ऐहोल अभिलेख, और एक और बताया था गुजरात का गुंडा। दो अभिलेख है ना, दो के अलावा 4 अभिलेख लिखो आज। पहला लिखो, एक तो पुलकेशिन द्वितीय का है, गुंडा नहीं है ये, ऐहोल है। पुलकेशिन सेकंड ने एक अभिलेख लगवाया जिसका नाम क्या है? ऐहोल। इस ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध की जानकारी मिल रही है कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया, पुलकेशिन सेकंड। तो पहली जानकारी स्रोत समझ में आया। दूसरा, एक है गुजरात में गुंडा अभिलेख है, क्या कहना है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन है ये? पुष्यमित्र सुंग है, वो तो अलग है। दूसरा कौन सा है? गुंडा। ये अभिलेख हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन के लिखवाए नहीं है। तो हर्षवर्धन ने भी 2 अभिलेख लिखवाए हैं। ये किसका अभिलेख है? ऐहोल। गुजरात में कौन सा अभिलेख है? गुंडा। इसकी जानकारी नहीं पता किसने लिखवाया। दूसरा, हर्षवर्धन ने भी 2 अभिलेख लिखवाए, एक है बांसखेड़ा का अभिलेख, ठीक है, और दूसरा अभिलेख है इसका अब नहीं याद आ रहा है, चलो याद आएगा बताएंगे। तो ये सारे अभिलेखी स्रोत हैं जिसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। पहला कौन सा? पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख। इसमें क्या जानकारी मिल रही है कि दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में हर्षवर्धन हार गया। एक गुजरात में गुंडा अभिलेख है, इसमें भी हर्षवर्धन के पूरे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही कि इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, इसकी माता का नाम यशोमती था, इसके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन सेकंड था, बहन का नाम राजश्री था। ये सभी जानकारी कहाँ मिल रही है? गुजरात के गुंडा अभिलेख में, ठीक। तीसरा अभिलेख है हर्षवर्धन का, जो कहाँ पर है? बांसखेड़ा अभिलेख। इसमें भी हर्षवर्धन ने अभिलेख लिखवाया और अपने बारे में जानकारी दी, ठीक है, पक्का। 3 साहित्यिक स्रोत देखो कौन कौन से हैं।
अच्छा, हर्षवर्धन खुद एक बहुत बड़ा कवि है तो कुछ किताबें लिखेगा। जब कवि है तो उसके दरबार में भी कुछ लोग होंगे, है ना। और कोई बौद्ध ग्रंथ है जो इसकी जानकारी दे रहा है। पहला देखो, बाणभट्ट, याद आया कल? बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, उसने 3 किताबें लिखी, है ना। पहला कौन सा है? पहली है हर्षचरित, दूसरी है कादंबरी, और तीसरी है चंडी शतक। ये 3 किताबें किससे संबंधित हैं? बाणभट्ट ने लिखी हैं। इन तीनों किताब में किसकी जानकारी मिल रही है? हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। हर्ष ने भी खुद लिखा। कितनी किताबें? 3। कौन कौन सी? पहली प्रियदर्शिका, दूसरी नागानंद, और तीसरी रत्नावली। इन 6 ग्रंथों के अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है जो हमें हर्षवर्धन की जानकारी दे रहा है, जिसका नाम आर्य श्री मंजूश्री मूलकल्प। याद रखोगे? हाँ, आर्यश्री बोलो या मंजूश्री, जो भी, ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, 2 अलग हैं। आर्यश्री मंजूश्री मूलकल्प, ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। कब लिखा गया? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में लिखे होने के बावजूद भी ये पीछे आ रहा है और हर्षवर्धन के काल की जानकारी आगे बात समझ में, ठीक। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। कितने कितने खंडों में बटा है हर्षचरित? 8। गुड। 8 खंडों में बटा है, जिसमें से 3 खंडों में बाणभट्ट अपने बारे में जानकारी दे रहा है और 5 खंडों में हर्ष की जानकारी मिल रही है, ठीक है। आगे आओ, कौन सा ग्रंथ? विदेशी विवरण। हर्षवर्धन के काल में कौन आ रहा है? कब आ रहा है? जाएगा कब? बात समझे? चीनी यात्री है तो चीन से आएगा ना। किसके बारे में जानकारी देगा? हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? तो हेन स्वांग के एक किताब का नाम है जिसका नाम सी यू की। ठीक है, सी यू की किसकी है? हेन स्वांग की। हेन स्वांग किसके काल में आया? क्या जानकारी दी? और हेन स्वांग ने हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी देते हुए ये कहा कि इसका साम्राज्य कहाँ से? थानेश्वर के साथ साथ पूरा उत्तरापथ के साथ साथ मगध तक विस्तारित था। नहीं समझे मेरी बात? पूरा उत्तरापथ मतलब तक्षशिला से लेकर पूरा पाकिस्तान का हिस्सा, मथुरा, पंजाब, पंजाब से लेकर मगध, यूपी का हिस्सा भी हर्षवर्धन का काल का साम्राज्य था। लंबा बड़ा साम्राज्य है ना। हेन सांग हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जान रहा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हेन सांग ने क्या क्या बातें की हैं, पहले समझ में आया क्या? साम्राज्य विस्तार की बात की। साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक? पूरे उत्तरापथ से लेकर मगध के साम्राज्य तक इसका साम्राज्य विस्तारित था। दूसरी बात, हर्षवर्धन की एक उपाधि थी और शिलादित्य की उपाधि किसने दी? हेन सांग ने। बात समझ गए? पक्का? इसके साथ यही हर्षवर्धन है। कुछ याद आया? हाँ बिल्कुल, इसी के
सम्मान में क्या हुआ? हाँ, कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन हुआ। ये जानकारी कौन दे रहा है? हर्षवर्धन की सीयू की, कि हर्षवर्धन ने मेरे सम्मान में कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कराया था, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? पांचवी बौद्ध संगीति। समझ गए? काल क्या है इसका? कब हुई है? इसका अध्यक्ष कौन था? और इसमें बौद्ध धर्म के महायान को काफी विस्तारित करने का प्रयास किया था। बात समझे? याद आया? महायान धर्म, हीनयान और महायान, यानी महायान धर्म को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया। इसी ह्वेनसांग में सियूकी में कहा कि जब ये बौद्ध संगीति हो रही थी तब इसके उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। हाँ, क्योंकि इसने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। पहले किस धर्म को मानता था? शैव। यानी हर्षवर्धन पहले शैव धर्मी था, ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म को अपनाते हुए इसने 500 ब्राह्मणों को अपने साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया। ये सारी जानकारी हमें ह्वेनसांग के सियूकी से प्राप्त हो रही है। तो पूछा जाएगा, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा? शिलादित्य। पूरी सियूकी में जहां जहां हर्षवर्धन लिखा है उसने हर्षवर्धन नहीं लिखा बल्कि शिलादित्य लिखा। ठीक है, पक्का? अब आ जाओ हर्षवर्धन के संबंध में कुछ उसकी उपाधियां इंपॉर्टेंट है। तो पहली तो कौन सी हो गई? शिलादित्य हो गई। किसने दी? ह्वेनसांग ने दी, याद रखोगे। दूसरी इसकी उपाधि शाकल उत्तरोपथपति, मतलब शाकल मतलब पूरे पूरे उत्तरापथ का ये क्या है? मालिक है। पक्का? तीसरी उपाधि परमेश्वर। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा शिव का उपासक था। लेकिन जब ह्वेनसांग आया तब ये अपने आप को शैव धर्म से बदलकर क्या हो गया? बौद्ध धर्मी हो गया। तो तीन उपाधि प्लीज याद रखना, किससे संबंधित है? ह्वेनसांग, हर्षवर्धन संबंधित है। ठीक है। अब राजा अच्छा है, बलशाली है, अपनी बहन को उसने बचा भी लिया, साम्राज्य भी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो देखो, साम्राज्य विस्तार में इसने 2 युद्ध किए। कितने? कौन से 2 युद्ध? पहला, अरे भाई साहब बात मत करो यार, वल्लभी का युद्ध, और दूसरा पुलकेशिन सेकंड के खिलाफ किया जाने वाला युद्ध। बस 2 ही युद्ध हैं। यही युद्ध में हर्षवर्धन पहली और आखिरी बार हारेगा और मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो साम्राज्य कहां तक है उसका? उत्तरापथ से लेकर संपूर्ण उत्तरापथ इसके साम्राज्य में स्थित है। अब अपने साम्राज्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और पहला अटैक कहां करेगा? कहां पर है ये? गुजरात। जब हर्षवर्धन वल्लभी पर अटैक करेगा तो उस समय मैत्रेक वंश का शासक ध्रुवसेन द्वितीय है। क्या नाम है? यानी हर्षवर्धन ने गुजरात पर किस राजा के खिलाफ अटैक किया? ध्रुवसेन द्वितीय। ये हार जाएगा और हर्षवर्धन जीत जाएंगे। जब जीतेंगे तो संधि होगी, होगी कि नहीं होगी? और संधि में ध्रुवसेन अपनी बिटिया दुर्गावती का विवाह हर्षवर्धन से कर देंगे।
यही तो होता है। युद्ध हुआ, युद्ध में सैनिक मारे गए, समझौता होगा, वल्लभी स्वीकार करेगा हर्षवर्धन की स्वाधीनता और अपनी बिटिया का विवाह कर देगा किससे? हर्षवर्धन से। दोनों के बीच संबंध कैसे? जैसे ही दोनों के मध्य संबंध अच्छे हुए, इसको डर लगेगा, लगेगा, क्योंकि मैप देखो ये कहाँ पर है, ध्यान से देखो, वल्लभी के जस्ट नीचे है ना। जैसे वल्लभी से इसकी दोस्ती बढ़ी हर्षवर्धन की, सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा? पुलकेशिन को। और इस डर से बचने के लिए पुलकेशिन हर्षवर्धन पर अटैक कर देगा और हर्षवर्धन हार जाएंगे इसमें, और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाएगा। ये जीतने का उल्लेख कहाँ है? इजी था, पक्का? बस और कुछ जानना ही नहीं तुमको। हर्षवर्धन के दो युद्ध याद रखो, वल्लभी का और पुलकेशिन का। अहोल अभिलेख याद रखो, इस अहोल अभिलेख में क्या बात की गई? हर्षवर्धन हार गया, पुलकेशिन जीत गया। बौद्ध संगीति याद रखोगे, पांचवी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? एक चीज और, हर्षवर्धन के काल की एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रत्येक 5 वर्ष, रुक जाओ, महामोक्ष सभा का आयोजन करता था। इसकी आदत थी। जैसे ही इसने गद्दी प्राप्त की, कब की? 600, हर 5 वर्ष में क्या कराता था ये? महामोक्ष सभा। मतलब गंगा नदी के किनारे एक भव्य आयोजन, और जब यह आयोजन होता था हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान। अरे शुरुआत में कहाँ आया? ये समझ रहे हो मेरी बात? हर्षवर्धन ह्वेनसांग कब आया भारत? 629 साल तक तो सैव धर्मी रहेगा यार, और आते ही थोड़ी ना वो हो जाएगा। 635 तक की इसकी छठी बौद्ध मोक्ष सभा हो चुकी होगी, उसके बाद ये बना है बौद्ध धर्मी। क्या तुरंत मिलते ही तुम बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाओगे क्या? इतना पुराना धर्म वो एक्सेप्ट किए हुए है, शैव का उपासक है, अचानक रातों रात थोड़ी ना छोड़ेगा। 605 से उसने स्टार्ट किया क्या? महामोक्ष सभा। कहाँ कराता था? प्रयाग में। और जब ये कराता था, संपन्न होता था, अपना सब कुछ क्या कर देता था? दान। ये चलती रही। यानी हर्षवर्धन ने लास्ट महामोक्ष सभा कब कराई? 635। 10, 15, 20, 25, 30, 35। यानी पहली महामोक्ष सभा 610 में, दूसरी 615 में, तीसरी 620 में, चौथी 625। कितनी हो गई? तो हर्षवर्धन ने कितनी मोक्ष सभाएं कराई? 6। छठी मोक्ष सभा कब कराई? जब इस मोक्ष सभा को हर्षवर्धन ने आयोजित किया तो यूपीएससी ने पता क्या पूछा? इस महामोक्ष सभा में हर्षवर्धन ने किस देवता की पूजा नहीं की? नहीं की। ऑप्शन में ध्यान रखना, लास्ट क्लासेस को अपने दिमाग में रखो और आंसर देने का प्रयास करो। इसने भगवान शिव की पूजा नहीं की होगी, अरे सुन तो ले सब, इसने भगवान विष्णु की पूजा नहीं की होगी, इसने महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं की होगी, या इसने सूर्य की पूजा नहीं की होगी। दिमाग लगाओ, जवाब दो। शिव जी की नहीं की होगी। कौन? हाँ, 635 में कौन सी पूजा नहीं की होगी इसमें? जल्दबाजी मत करो यार, सोचो, थोड़ा सा कनेक्ट करो। ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, ये दिमाग से चलाओ। एलिमिनेट करने का प्रयास करो। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा पहले उसको काटो। लगाओ दिमाग। 1 मिनट है। राज्यारोहण के समय 605 में मिल गई। कहाँ शैव धर्म? उसी बातें हैं शैव धर्म में। विष्णु भागवत धर्म के हैं, वैष्णव धर्म के हैं। सूर्य की नहीं की? अच्छा, काहे? तुम चेक कर लियो क्या? देख लियो क्या?
हाँ, मिलेगा भी नहीं। मिला है क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ, चीटिंग मत करो। अच्छा, गलत है आंसर वैसे, दिमाग लगाओ। देखो, शिव को तो मानता आ रहा है, शिव की पूजा हो ही होगी, इसको तो नहीं, ये तो किया होगा पूजा। महात्मा बुद्ध से प्रेरित हो ही रहा है, इसकी पूजा की होगी। सूर्य पूजा कर रहा है, बचे कौन? क्यों नहीं कर रहा विष्णु की? क्योंकि ये वही काल है जहां विष्णु सेकेंडरी देवता बन गए हैं। प्रभाव कौन किसका हो गया है? तुम्हें शैव धर्म अब हर जगह दिखाई दे रहा है, नहीं? चाहे मौखरी वंश का शासक हो, चाहे मालवा का शासक हो, चाहे वर्धन वंश के शासक हो, ये सब किसको पूज रहे हैं? तो जो गुप्त काल में वैष्णव धर्म बहुत प्रभावी था, गुप्त काल में प्रधान धर्म कौन सा था? लिखाया है। ये गुप्तोत्तर काल आते आते कौन सा धर्म प्रभावी हो गया? और वैष्णव धर्म ने अपनी महत्वता धीरे धीरे कम कर ली। यानी इस समय में विष्णु की पूजा कहीं नहीं की जा रही है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अच्छा, लिख रहे हो, समझ गया मेरी बात? तो गुप्तोत्तर काल में शैव धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण मिलेगा और इनको ज्यादा पूजा जाने लगेगा। इनके कंपैरिजन में वैष्णव धर्म अपनी इंपॉर्टेंस को कम कर रहा है। इस वजह से सूर्य पूजा भी करेगा हर्षवर्धन, शैव भी पूजा भी करेगा और महात्मा बुद्ध की पूजा करेगा, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं की। यूपीएससी में पूछा है, अब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले पता नहीं। वह इंसान किस धर्म को मानने वाला है? कौन सी शाखा? क्योंकि चाइना में कौन सा धर्म गया है? अगर ये आता श्रीलंका से तब, अगर ह्वेनसांग दक्षिण कोरिया से आता तब महायान, अगर कहां से, थाईलैंड से आता तो, समझ गए ना? अगर ऊपर से आ रहा है तो महायान का होगा और नीचे से आ रहा है तो, अब ये चीज पकड़ पाए तो ठीक। कब तक रटोगे? ह्वेनसांग महायानी है, फायान, ये जो भी चाइना से आएंगे सब महायानी होंगे, जो भी श्रीलंका से आएंगे सब हीनयानी होंगे, जो थाईलैंड से आएंगे सब हीनयानी होंगे, दक्षिण कोरिया से महायान, और क्या थाईलैंड से हीनयानी। समझ गए मेरी बात? तो भारत के ऊपर से यहां से आने वाले सब महायानी, और यहां से आने वाले हीनयानी। अब ये अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रटते रहो। जब महेंद्र और संघमित्रा गए, कहाँ गए? कौन से धर्म का प्रचार किया? समझ गए ना? बौद्ध धर्म के हीनयान के साथ साथ अशोक के धम्म का भी प्रचार किया है। तो नीचे गया तो हीनयान, ऊपर गया तो महायान। ठीक है, बस हो गया खत्म। अब हाँ, बस बस खत्म, ज्यादा सोचना नहीं होता है। नहीं, अरे नहीं, एंशन खत्म नहीं यार, हर्षवर्धन खत्म, जो इंपॉर्टेंट था वो वर्धन खत्म हुआ है। अभी गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत सब बचे हैं। ये पूर्व मध्यकाल के हिस्सा है। अभी पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है तुम्हें, है ना? सख्त पंथ, हाँ हाँ, सख्त कैसा? कैसा साख्त होगा? कैसे लिखे सख्त? ऐसे लिखे? अबे तो साख्त है वो, यही लिखा है, आ नहीं लगा है, साख्त है वो, साख्त पंथ है। ये शैव धर्म की एक शाखा है। जैसे कपालिक शाखा है, अघोरी, ये शैव की शाखा है। जैसे भागवत क्या है? सनातन क्या है? और संप्रदाय? भागवत क्या है? उस समय धर्म था, लेकिन अब संप्रदाय है। वैष्णव क्या है? संप्रदाय है ना? जैसे इस्लाम क्या है? इस्लाम धर्म है, लेकिन इस्लाम में सिया क्या है? सुन्नी क्या है? और देवबंदी क्या है? तो सेक्ट है। सेक्ट अलग होता है और रिलीजियन अलग होता है।
समझे? हिंदू क्या है? धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज अ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली है। नहीं समझे? तुम्हारा धर्म क्या है? हाँ, तुम्हारा संप्रदाय क्या है? देखो देखो, ये ब्राह्मण है, नहीं ब्राह्मण है वो लड़की। हाँ क्या है? हाँ, आपका धर्म क्या है? संप्रदाय क्या है? वासने। बताओ, वासने जाति है कि संप्रदाय है? कंफ्यूज मत हो भैया। ईसाई क्या है? कैथोलिक क्या है? प्रोटेस्टेंट क्या है? समझे? तो धर्म एक होता है, संप्रदाय उसके कई सारे। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट क्या है? यानी भारत एज अ स्टेट, हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर इतना ही नहीं, वो हिंदुओं के अंदर कई सारी जातियों में भी डिस्क्रिमिनेशन। इट इज द मीन ऑफ इंडिया इज पंथ निरपेक्ष। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो दोनों का मतलब सेकुलर है। सारी खुजली कहाँ है? हिंदी में। हिंदी में धर्म निरपेक्ष अलग हो गया, पंथ निरपेक्ष अलग हो गया। सारी किताबें ढिंडोरा पीट रही हैं कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही है। अंग्रेजी के लिए तो ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए धर्म निरपेक्ष अलग है, पंथ निरपेक्ष। ज्यादा गहरा कौन है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष? आप हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव तो नहीं करेंगे, लेकिन आप हिंदुओं के बीच में भी ब्राह्मण यानी तिवारी और शुक्ला, इनके बीच भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि तुम ऊपर हो और ये नीचे हैं, है ना? इस्लाम में भी शिया और सुन्नी को अलग अलग आप नहीं डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड है, आप किसी भी लेवल पर किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब, ठीक है? तो भारत कैसा है? अच्छा, कितने प्रकार के स्टेट हैं? अगर देश को बांटने की बात करो धर्म के आधार पर, तो कितने प्रकार से बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। हाँ, या नहीं, निरपेक्षता के आधार पर। भारत क्या है? यानी इसका मतलब किसका कोई धर्म नहीं है? भारत ऐसा क्या? मोदी जी का कोई धर्म नहीं कि भारत का धर्म नहीं है? भारत का धर्म नहीं, लेकिन मोदी जी का धर्म तो होगा ना। तो 3 प्रकार के देश हो सकते हैं। पहला, धार्मिक राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, एंड सो ऑन। इसने धर्म इनको बताया है कि पाकिस्तान का अपना धर्म है, तो धार्मिक राष्ट्र हो गया। दूसरा हम है, क्या नाम है? धर्मनिरपेक्ष। यानी भारत एज ए स्टेट, उसका कोई धर्म नहीं होगा। भारत की नज़रों में हिंदू भी वही, मुस्लिम भी वही, ईसाई भी वही और सिख भी वही। भारत की नज़र में प्रोटेस्टेंट भी वही, कैथोलिक भी वही। भारत की नज़र में सिया भी वही, सुन्नी भी वही। भारत की नज़र में वैष्णव भी वही, भागवत भी वही, कपाली भी वही। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पर। तीसरे प्रकार का राष्ट्र, जिसका कोई धर्म नहीं, वो किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं दे सकता। ये ऐसे देश हैं जहां पर तुम नमाज पढ़ोगे तो लतिया दिए जाओगे। ये ऐसे देश हैं जहां पूजा करोगे तो लतिया दिए जाओगे। क्यों? दिमाग लगाओ। कोई नास्तिक है? हाँ वही है, वही नॉर्थ कोरिया। बुर्का पहनने पर पाबंदी है और बुर्का इस्लाम का एक हिस्सा है।
मूछें नहीं रख सकते, सरदार पगड़ी नहीं लगा सकते वहाँ पर, नहीं समझे? तो नास्तिक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे धर्म से जुड़ी हुई कोई भी पहचान को आप लेकर साथ नहीं चल सकते, कुछ भी फॉलो नहीं कर। आप अपने बंद कमरे रखिए, बाहर अगर आपने मंदिर किया, मस्जिद किया, तो मारे जाओगे। किम जोंग योंग लतियाएगा तुम लोग को, क्योंकि नास्तिक राष्ट्र है वो। चाइना कैसा है, समझ गए मेरी बात? वहाँ पर तुम बुर्का पहनोगे तो उतार दिया जाएगा, वहाँ तुम लगाओगे तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि उस देश का कोई राष्ट्र, कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष अलग हो गया, नास्तिक अलग हो गया, और धार्मिक राष्ट्र अलग हो गया। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जापान डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब वो धर्मनिरपेक्ष होगा ही होगा, वहाँ पे किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? चलो मिलते हैं कल।